नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र बाजिया हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं वर्धन वंश। तो हम देखते हैं कि पहले हमने गुप्त वंश के बारे में पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज हम नए वंश वर्धन वंश, जिसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वंश ने 6ठी शताब्दी के अंदर की थी, इसीलिए इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। और 6ठी शताब्दी में इसकी स्थापना करने वाला संस्थापक था पुष्यभूति। और पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी दिल्ली के निकट एक जगह का नाम है थानेश्वर। थानेश्वर को पुष्यभूति ने अपनी राजधानी बनाया और साम्राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार इस वंश के 3 प्रमुख राजा होते हैं, प्रभाकर वर्धन, राजेवर्धन और हर्षवर्धन। सबसे पहले प्रभाकर वर्धन इस वंश के शासक बने। प्रभाकर वर्धन के बाद इनका पुत्र राजेवर्धन शासक बना और राजेवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी तक था। राजेवर्धन की हत्या बंगाल का एक शासक था शशांक, बंगाल का गौड़ शासक हुआ करता था, बंगाल का गौड़ शासक शशांक, जिसने राजेवर्धन की हत्या कर दी 606 ईस्वी के अंदर। 606 ईस्वी के अंदर हत्या करने के बाद हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक बना। और हर्षवर्धन के शासन को इतिहास के अंदर जाना जाता है। वर्धन वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है वो हर्षवर्धन को माना गया है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले तो राजेवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ संधि की और शशांक के विरुद्ध सेना भेज दी। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को बनाया। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि हर्षवर्धन के समय वर्धन वंश की राजधानी कहां हुआ करती थी, तो आपको बताना है कन्नौज। और पुष्यभूति जो स्थापना करने वाला शासक था, उसके समय में दिल्ली के निकट थानेश्वर जगह राजधानी हुआ करती थी। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के अंदर महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की, काफी युद्धों में विजय प्राप्त करके। वर्धन वंश का शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की वो था हर्षवर्धन। इसके बाद देखते हैं कि हर्षवर्धन ने शिव और सूर्य की उपासना की, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने बौद्ध धर्म की शाखा महायान की तरफ अपना झुकाव कर लिया। हर्षवर्धन बहुत बड़ा दानवीर था, हमारे इतिहास में सबसे बड़े दानवीरों में इसको जाना जाता है। ये प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग, जिसको गंगा और यमुना का जो संगम है उसको प्रयाग कहते हैं, वहां पे ये प्रति 5वें वर्ष दान महोत्सव का आयोजन करता था। और इस दान महोत्सव के आयोजन में जितना भी 5 साल के अंदर कमाया है उसको वो दान कर देता था। ये हर्षवर्धन ने दान करते करते एक बार तो अपने कपड़ों तक भी दान कर दिए थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग के अंदर दान महोत्सव करता था। और दान महोत्सव, छठा जो दान महोत्सव था, 6वां, इसके अंदर चीनी यात्री हेनसांग ने अध्यक्षता की थी। काफी कंपटीशन एग्जाम के अंदर यह प्रश्न आता है कि हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आया, उसका क्या नाम था, तो आपको ध्यान रखना है चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के इस दान महोत्सव में आया और वो दान महोत्सव था 6वां। अब हम आगे देखते हैं, ये वर्धन वंश की बात हो गई। अब हम पाल वंश के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, अब हम पाल वंश की चर्चा करते हैं। तो पाल वंश की स्थापना बंगाल के अंदर गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। पाल वंश का पहला शासक गोपाल, जिसने पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में बंगाल में की। अब आपको देखना है कि पाल वंश का जो शासनकाल था वो लगभग 410 वर्ष तक
का था। 750 ईस्वी में गोपाल ने स्थापना की और 1160 ईस्वी तक पाल वंश का शासन काल रहा। गोपाल के बाद पाल वंश के प्रमुख शासक हुए धर्मपाल। धर्मपाल का शासन काल था 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक। और धर्मपाल के कार्यकाल में महत्वपूर्ण जो घटना थी वो थी त्रिकोणात्मक संघर्ष। त्रिकोणात्मक संघर्ष, और ये इतिहास की प्रमुख घटना है। काफी लंबा ये युद्ध लड़ा गया था और 3 वंश इसके अंदर सम्मिलित थे, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। धर्मपाल ने प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध करते हुए अपने राज्य को सुरक्षित रखा। धर्मपाल के बाद शासक हुए देवपाल, और देवपाल का शासनकाल था 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। देवपाल ने राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल नई राजधानी स्थापित की। देवपाल की सभा के अंदर सुमात्रा के राजा हुआ करते थे बलुपुत्र देव, इनका दूत इनकी राजसभा के अंदर आया था। देवपाल के बाद पाल वंश के ज्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए। उनमें एक 9वें राजा हुआ करते थे महिपाल फर्स्ट, और महिपाल फर्स्ट ने चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेश जीत लिए थे। महिपाल फर्स्ट भी पाल वंश का एक अयोग्य शासक था। इसी के काल में चोल राजा हुआ करता था राजेंद्र प्रथम, इसने 1023 ईस्वी तक में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था। 12वीं शताब्दी तक के मध्य आते आते पाल वंश का पतन शुरू हो गया, और पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो था गोविंद पाल, और गोविंद पाल ने 1160 ईस्वी तक शासन किया और पाल वंश का अंत हो गया। तो सबसे पहले गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, और पाल वंश का अंतिम शासक हुआ गोविंद पाल, और गोविंद पाल का शासनकाल था 1160 ईस्वी तक। अब पाल वंश के लोग बौद्ध धर्म को मान्यता प्रदान करते थे। इनके समय में नालंदा और विक्रमशिला के जो प्रसिद्ध महाविहार थे, इनका संरक्षण जो था पाल वंश के शासकों द्वारा दिया गया। ये महाविहार बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं। नालंदा और विक्रमशिला के जो प्रसिद्ध महाविहार थे, इनको संरक्षण प्राप्त था पाल वंश के शासकों का। पाल वंश के जो शासक थे वो वास्तुकला और कला के भी प्रेमी थे। इनके समय में धीमान और विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्राप्त था। एक महत्वपूर्ण बात कि पाल युग के जो जलाशय हैं वो आज भी वर्तमान में दीनापुर के अंदर बचे हुए हैं, और ये हमारे को देखने को मिलते हैं। पाल वंश का ये टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अभी हमने पाल वंश के बारे में देखा, अब हम अगले वंश राष्ट्रकूट वंश की चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 735 ईस्वी में की थी, और दंती दुर्ग जो था वो वातापी के जो चालुक्य थे उनका सामंत हुआ करता था, और इस समय चालुक्यों का शासक था कीर्तिवर्मा सेकंड। इस कीर्तिवर्मा सेकंड के कार्यकाल में दंती दुर्ग इनका सामंत था। दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मा को पराजित कर और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी 735 ईस्वी में। 735 में शासन राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करके राजधानी बना दी नासिक को। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक हुआ दंती दुर्ग, जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसके बाद शासक आते हैं कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम का कार्यकाल था 756 ईस्वी से 772 ईस्वी तक। कृष्ण प्रथम के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसने एलोरा में कैलाशनाथ विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम के बाद राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक होते हैं ध्रुव। इन्होंने 773 से लेकर 780 तक शासन किया, और इनके समय की महत्वपूर्ण घटना थी गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था वत्सराज। इसको इन्होंने पराजित कर दिया और अपने राष्ट्रकूट वंश की
नींव को आगे बढ़ाया। ध्रुव के बाद आता है गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक हुआ 783 से लेकर 814 ईस्वी तक। इस गोविंद थर्ड के समय के अंदर नागभट्ट सेकंड था गुर्जर प्रतिहार शासक, और पाल वंश का शासक हुआ करता था धर्मपाल। इन दोनों को गोविंद थर्ड ने हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और गोविंद थर्ड का जो साम्राज्य था वो मालव प्रदेश से लेके कांची तक फैला हुआ था। इसके बाद अमोघ वर्ष फर्स्ट, जिसको राष्ट्रकूट वंश में शांति प्रिय शासक के रूप में भी जाना जाता है। अमोघ वर्ष फर्स्ट का कार्यकाल रहा 814 ईस्वी से लेकर 878 ईस्वी तक। इस अमोघ वर्ष फर्स्ट ने मान्य खेत, जिसका दूसरा नाम मालखेड़ के नाम से भी जाना जाता है, इसको राजधानी बनाया। और अमोघ वर्ष फर्स्ट की तुलना अरबी यात्री सुलेमान ने विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की जाती है। यानी कि अमोघ वर्ष फर्स्ट उस समय के 4 महान विश्व के जो शासक थे उनमें इनकी गणना की जाती थी। अमोघ वर्ष फर्स्ट के बाद शासक हुए राष्ट्रकूट वंश के अगले कृष्ण सेकंड, और उसके बाद हुए शासक इंद्र थर्ड। इन दोनों के समय में पाल वंश का शासक हुआ महिपाल, जो एक अयोग्य शासक था। इसको इन दोनों ने पराजित कर दिया और राष्ट्रकूट वंश को आगे बढ़ाया। इसके बाद आते हैं राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक कृष्ण थर्ड, और कृष्ण थर्ड ने राष्ट्रकूटों का दक्षिण में चोलों के साथ दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण थर्ड के समय में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोलों के साथ दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ हो गया, और राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था वो था कर्क। कर्क का शासक काल था 272 ईस्वी से 275 ईस्वी, और चालुक्य शासक तेलप के द्वारा कर्क को पराजित करके और राष्ट्रकूट वंश का पतन कर दिया, और इन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, चालुक्य वंश की। एक बात इसमें और देखने लायक है कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उनको बलहरा या बलराज के नाम से भी पुकारा जाता था। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखा। राष्ट्रकूट वंश में हमने प्रमुख शासकों के बारे में और इनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखा। अब अगला जो वंश है महत्वपूर्ण वंश गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई, और गुजरात में स्थापना होने की वजह से ही इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जानते हैं। नागभट्ट फर्स्ट के समय के अंदर अरबी आक्रमण प्रारंभ हो गए, लेकिन नागभट्ट फर्स्ट इतना वीर शासक था कि इसने अरबी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। और नागभट्ट फर्स्ट के बाद अगला शासक होता है गुर्जर प्रतिहार वंश में वत्सराज। वत्सराज पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। वत्सराज के बाद महत्वपूर्ण जो शासक हुआ वो हुआ नागभट्ट सेकंड, और नागभट्ट सेकंड ने 816 में शासन प्रारंभ किया और गंगा घाटी पर हमला करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और कन्नौज पर अधिकार करने के बाद नागभट्ट सेकंड ने गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बना दी कन्नौज। और नागभट्ट के सेकंड के समय राष्ट्रकूट गोविंद थर्ड से युद्ध हुआ और नागभट्ट सेकंड गोविंद थर्ड से पराजित हो गया। इसके बाद अगला जो शासक महत्वपूर्ण शासक गुर्जर प्रतिहारों का था वो था मिहिर भोज, और मिहिर भोज को भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। मिहिर भोज के समकालीन अरब या व्यापारी सुलेमान इसके कार्यकाल के अंदर आया। इसके बाद मिहिर भोज के बाद अगला जो शासक है वो है महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल के समय में उसका जो गुरु था राजशेखर, ये कवि था और इसने कपूर मंजरी नामक नाटक की रचना की थी। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजशेखर कवि किस गुर्जर प्रतिहार शासक के कार्यकाल में था, तो आपको बताना है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के बाद आता है महिपाल। महिपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का एक कमजोर शासक है।
इसके समय में इंद्र थर्ड से ये पराजित हो गया और गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन यहाँ से शुरू होने लग जाता है। महिपाल के बाद में गुर्जर वंश का पतन शुरू हो गया और इसके जो बाकी शासक थे उनमें थे भोज सेकंड, विनायक पाल, महेंद्र पाल सेकंड, देवपाल, महिपाल सेकंड और विजयपाल। और अगला जो शासक हुआ वो राजपाल, और जिसको राज्यपाल के नाम से भी जाना जाता है। राज्यपाल के समय में महमूद गजनवी का आक्रमण हो गया और राज्यपाल बिना युद्ध करे ही युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। तो इसके बाद राज्यपाल के बाद अगला शासक होता है त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल भी एक कमजोर शासक था। और अंतिम जो शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का हुआ वो हुआ यशपाल। जो लास्ट पर्सन है ये यही बनता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? यशपाल। तो हमने काफ़ी वंशों के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त की। तो आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत।